नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। हल्ला बोल के हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें वाराणसी से। वाराणसी में संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अन्याय प्रतिकार यात्रा में जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप और बस फूंक दी, कई बाइक्स में आग लगा दी गई। पथराव और आगजनी के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कुछ दिनों पहले गणेश मूर्ति के विसर्जन को लेकर संतों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने आज अन्याय प्रतिकार यात्रा बुलाई थी। लेकिन इस दौरान यहां पर संतों का गुस्सा कुछ इस कदर भड़का कि एक बार फिर पुलिस के साथ इनकी जबरदस्त झड़प हुई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। संत समाज पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन बाद में यह हंगामा इतना बढ़ गया कि यहाँ पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। हालात तनावपूर्ण हो गए, आगजनी की गई। बाद में पुलिस को भी इन्हें काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। मूर्ति विसर्जन पर रोक के बाद संतों ने धरना दिया था, जिस धरने को जबरन पुलिस ने हटाया था, और उसी का प्रतिकार करने के लिए, उसी के विरोध में यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन संत कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर गुस्से की आग कुछ इस तरह से भड़की, जिसकी तस्वीर आपके सामने। पुलिस के साथ झड़प हुई और यह हंगामा इतना बढ़ता चला गया कि इसके बाद पुलिस को भी यहाँ पर भीड़ को काबू में करने के लिए, उन्हें यहाँ से हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज किया गया, इसके अलावा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन आगजनी की ये घटनाएं भी सामने आई, हिंसक रूप इस प्रदर्शन ने ले लिया। वाराणसी में संतों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अन्याय प्रतिकार यात्रा में ये बवाल हुआ। नाराज लोगों ने पुलिस की जीप और बस फूंक दी। पुलिस पर यह पूरा गुस्सा संतों का उतरा। और आइए अब शुरुआत करते हैं हल्ला बोल की। हल्ला बोल में आज का मुद्दा आपको बताएं, बीफ बैन के बाद किस तरह से इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, इस पर आज हम बहस करेंगे। आजम खान ने आज एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या मुसलमानों के दिल में डर और नफरत भरने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर एजेंडा क्या सीधे सीधे बिहार चुनाव है। इसी को लेकर जो हमारे सवाल हैं, जिसे आज हम हल्ला बोल में उठा रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। आजम खान क्या मुसलमानों के मन में डर और नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया, इसमें तोड़फोड़ की बात की गई। ये तक कह दिया गया कि यूएन को चिट्ठी लिख दी जाएगी। इसके अलावा जहां बीफ बनेगा वहां पर तोड़ने फोड़ने से ईंट बजाने से हम पीछे नहीं उठेंगे। साथ ही क्या अखलाक के मुद्दे पर नेताओं के बयान से माहौल बिगड़ रहा है? बीफ बैन के बहाने सरकार क्या जबरन अपनी राय थोप रही है? ये तमाम सवाल हैं जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान होंगे। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ दीपक मिश्रा जुड़ेंगे, साथ ही बीजेपी से संबित पात्रा हमारे साथ होंगे। इनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए आज क्या कुछ आजम खान ने कहा, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे ने एक नया रंग ले लिया। खान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, यूपी में मंत्री, और जो बयान उन्होंने दिया उसके बाद सवाल यही उठता है कि आप बयानों की राजनीति के जरिए दादरी कांड को एक दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, ठीक वही स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ दादरी कांड हुआ और दूसरी तरफ यूपी में पंचायत चुनाव सर पर हैं, और साथ ही बिहार चुनाव भी। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ दीपक मिश्रा हैं, साथ ही बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक मिश्रा जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। जो बयान आज आजम खान ने दिया है, क्या ये बयान पार्टी का भी बयान हम समझें? देखिए, क्या यही राय समाजवादी पार्टी की भी है? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उनकी बयान से समाजवादी पार्टी अपने को अलग नहीं करती। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि आजम साहब ने एक क्रूर सच को, एक षड्यंत्र को सिर्फ अपने बयानों से दर्शाया है। क्या प्रधानमंत्री जी को अमेरिका में जाकर देश के आंतरिक कमियों को उठाना चाहिए था? प्रधानमंत्री जी जब विदेश जा रहे थे
तो उन्हें विदेशों में दिए गए महान नेताओं के महान वक्तव्यों को भी पढ़ लेना चाहिए था। क्या लोहिया ने अमेरिका में बोला था 1954 में, फिर 64 में, क्या बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में। उन्होंने प्रधानमंत्री जी अपनी शोबाजी में, अपने स्वहित में देश की अस्मिता के साथ एक खिलवाड़ वो कर रहे हैं। खाता न वही जो वो कहे सही। आप खुद बताइए, एक उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है और लगाने वाले कौन? वो जो संविधान के वानगार्ड हैं। महेश शर्मा जी का बयान क्या है? संविधान का शपथ लिया, उनके एक विधायक है, जिम्मेदारी बनती है कि ये बताइए, जब आजम खान ये कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, यूएन को चिट्ठी लिख देंगे, इन बयानों का क्या मतलब है? क्या समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हम इसे माने? समाजवादी पार्टी भी यही सोचती है? देखिए, आजम साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जहां तक ईंट से ईंट बजाने जैसे बयान हैं, वो जाने किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, आप पूरे परिप्रेक्ष्य के साथ दिखाइए। निसंदेह आजम साहब के सेकुलर और सोशलिस्ट फ्लेवर पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, उनकी देशभक्ति पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये बात हमारे राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह जी ने कई बार मंचों से कहा है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को और यहाँ के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने में आजम साहब का अपना योगदान है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इन सांप्रदायिक, आप उनके बयान को सही मानते हैं? जो आजम खान ने कहा, आप उस बयान को सही मानते हैं? आजम साहब का बयान बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के सामने देश की स्थिति को हास्यास्पद बना दिया है। आप देखिए, नेपाल, हमारा निरंतर सहयोगी देश नेपाल, आज यूएनओ में भारत के खिलाफ जाने की बात कर रहा है। ऐसा जब से देश आजाद हुआ। दीपक जी, हम मुद्दे पर रहते हैं। हम दादरी कांड पर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हम उस पर बात कर रहे हैं। आजम खान जब ये कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, जब वो ये कह रहे हैं कि हम यूएन को जाकर चिट्ठी लिखेंगे कि सीरिया और इराक, यहाँ पर भारत के मुसलमानों की हालत यहाँ पर ऐसी हो रही है, तो क्या ये बयान वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से बातचीत करने के बाद देते हैं? क्या उनकी जानकारी में है? क्या आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो इस बयान को सपोर्ट करते हैं? और अगर नहीं करते तो फिर ये इस बयान पर क्या आजम खान माफी मांगेंगे? देखिए, आजम साहब ने जो बयान दिया है वह सही है और सच बयान के लिए आजम खान को माफी नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने गलत क्या किया आप बताइए? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है अमेरिका में, वो प्रधानमंत्री को देना चाहिए? वो भारत के प्रधानमंत्री बन के रूप में गए थे, लेकिन वहां भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए। लगा कि वहां नरेंद्र मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, वहां आदरणीय संबित पात्रा जी बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप दादरी पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बयान का ठीक से विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का एक दीपक जी, इस पर रिएक्शन एक बार मैं संबित पात्रा जी से भी ले लेती हूँ, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। संबित जी, जिस तरह के आरोप अभी समाजवादी पार्टी भी आपके ऊपर लगा रही है, क्यों एक क्लियर स्टैंड यहाँ पर पार्टी अध्यक्ष की तरफ से नहीं आता है या खुद सरकार की तरफ से नहीं आता है, जब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि गौ मांस का जब निर्यात होता है तो भारत उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर आता है, बड़े उसमें स्थान पर आता है, तो ऐसे में सरकार इस पर क्लियर स्टैंड क्यों नहीं रखती है अपना? मैं गौ निर्यात के विषय में आपको बताऊंगा, मगर ये सीरियसनेस ऑफ इशू को देखिए। अभी आपके चैनल पे, जो कि हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 और जाना माना चैनल है, उसमें दीपक मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ने एंडोर्स किया है कि ये पार्टी का व्यू है जो आजम खान ने कहा है। आजम खान ने 2 चीजें कही हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि हमें अब हिंदुस्तान के किसी भी प्रक्रिया, प्रणाली, किसी भी संगठन, संस्था पे विश्वास नहीं है। अब हम हिंदुस्तान की बाहर न्याय खोजेंगे, संयुक्त राष्ट्र में जाके बयान करेंगे और वहां से न्याय खोजेंगे। दूसरा उनका स्टेटमेंट है, क्या होगा देश का अगला नक्शा, अर्थात देश का जो भविष्य का नक्शा होगा वो मैं यूएन में जाके डिस्कस करूंगा। प्लेबिसाइट, जिसको अंग्रेजी में प्लेबिसाइट कहते हैं। नवाज शरीफ और आजम खान, समाजवादी पार्टी में फर्क क्या है? 4 दिन पहले नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान में प्लेबिसाइट होना चाहिए, हिंदुस्तान का नक्शा कैसा होना चाहिए ये हिंदुस्तान के मुसलमान तय करेंगे जम्मू कश्मीर में। और आज ठीक उसी प्रकार से नवाज शरीफ के बातों को यूनाइटेड नेशन में कहने के लिए समाजवादी पार्टी आज नवाज शरीफ के एजेंट के रूप में काम कर रही है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाले आप कौन हैं? आप हिंदुस्तान के नक्शा कैसे बदल सकते हैं? क्या ये देशद्रोह नहीं है? देश के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, क्या बयानबाजी हो रही है, ये तमाम सवाल यहाँ पर हैं। और
और साथ ही बड़ा सवाल यहां पर हम आपसे भी पूछेंगे कि साथ ही संगीत सोम जब कल वहां गए थे तो वहां पहुंचकर जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उस बयान का क्या मतलब था? सीधे तौर पर परिवार लगातार ये अपील कर रहा है कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए, मिलने आए, मुलाकात करें, लेकिन राजनीति ना करें, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियां इससे बाज नहीं आ रही हैं। जी हाँ, दादरी पर बाबरी क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में मंत्री आजम खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ये सवाल उठाना लाजमी है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी। और ये तमाम बयान उन्होंने जो आज दिए, इस पर राजनीति किस तरह से हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से दीपक मिश्रा और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा इस वक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दीपक मिश्रा जी, आजम खान साहब ने जो बयान दिया है, क्या आप नहीं मानते इस बयान को इस वक्त में आना ये किस कदर लोगों के मन में नफरत फैलाएगा और ऐसे संवेदनशील वक्त में ये बयान कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो बयान आजम साहब ने दिया है, आप नफरत फैलाने वालों का एक काउंटर बयान है। और मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव और उत्तर प्रदेश के स्थानीय चुनाव में अपनी संभावित भयावह हार से विपर्य की शिकार हो चुकी है। आप आदरणीय संबित पात्रा जी का वक्तव्य देख रहे थे, उन्होंने एक ऐसा भय का वातावरण बनाया जो है ही नहीं। एक हालुसिनेशन मनोविज्ञान की बीमारी होती है जिसको विपर्य कहते हैं, जो बात होती भी नहीं है वो भी आ गई। अब ये क्या कर रहे हैं, इनकी पार्टी क्या कर रही है, लगातार रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक की विरासत, जो सामाजिक सद्भाव की विरासत है, उस पर छुरा भोंक रही है, उस पर विखंडन पैदा कर रही है। सवाल तो ये आपके ऊपर बनता है कि क्या यही चुनाव जो पंचायत चुनाव यूपी में होने हैं, ये आजम साहब के निशाने पर भी हैं? आजम साहब, देखिए, आजम साहब ने काउंटर स्टेटमेंट दिया है। दोषी वह होता है जो अपराध करता है। वो एक जिम्मेदार, कोई उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों चाहेगी उत्तर प्रदेश में बवाल हो? खुद लोकसभा में जो भाजपा के केंद्रीय सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने स्वीकारा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, जब से श्रद्धेय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सांप्रदायिक दंगों में मात्रात्मक वृद्धि आई है। चलिए जवाब ले लेते हैं इस पर। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं टेक्निकल टर्म पे एक बात बता दूं। आजम खान जी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है और उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और इसलिए वो संयुक्त राष्ट्र में जाके कंप्लेन करेंगे। अपॉइंटमेंट भी ले लिया है, चिट्ठी भी लिख दी है। मेरा इतना ही कहना है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी लिख दी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सेफ नहीं है, तो पहले आपको केंद्र को चिट्ठी लिखना था कि आप यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, यहाँ कानून की व्यवस्था चरमरा गई है, यहाँ कानून समाप्त हो गया है, यहाँ माइनॉरिटी सेफ नहीं है। तो क्या वो चिट्ठी आपने लिखा है या आप लिखेंगे केंद्र को कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? दूसरी बात, आपने कहा कि बिहार में हम बहुत हैलुसिनेशन में हैं और डर में हैं। अरे बिहार में आपको इतना कॉन्फिडेंस था तो आप नौका छोड़ के क्यों भागे थे? आप तो गठबंधन के पूरा एकदम ऋषि बने हुए थे, आपको सब कुछ तय करना था, मगर आप ही के नेताजी ने कहा था कि बिल्कुल संबित जी, यही बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव इतनी बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े संवेदनशील मुद्दे पर नेता इतने संवेदनहीन नजर आ रहे हैं? आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।